पुस्तक का नाम पत्नी का सम्मान, गृहस्थ का उत्थान। लेखक वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। शीर्षक है पुरुष प्रायश्चित के लिए आगे आए। पढ़ी लिखी कन्याएं अच्छी गृहिणी सिद्ध होती हैं और वे अपनी योग्यता से परिवार को सुघड़ तथा सुसंस्कृत बनाने में सफल रहती हैं। पढ़े लिखे और कुलीन युवक अच्छी, शिक्षित और सभ्य पत्नी चाहते भी हैं, पर बात वहां पर आकर पेचीदा बन जाती है जब पढ़ी लिखी लड़की के लिए उससे अधिक पढ़ा लिखा युवक खोजा जाता है और युवक अथवा उसके अभिभावक उच्च शिक्षा का सारा हर्जा खर्चा दहेज के रूप में प्राप्त करने के लिए दबाव डालते हैं। इस दबाव की आशंका से ही अभिभावक अपनी बच्चियों को ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं हैं और पढ़ा लिखा भी देते हैं तो उसके योग्य वर का मूल्य चुका नहीं पाते। परिणाम यह होता है कि स्त्रियां शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी रह जाती हैं। केवल शिक्षा की दृष्टि से ही स्त्रियां पिछड़ी हुई हों ऐसी बात भी नहीं है। स्त्रियां सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी काफी पिछड़ी हुई हैं। यह एक तथ्य है कि नारी जब तक परिवार और समाज में पुरुष के समान योग्यता और क्षमता से संपन्न नहीं बनती, तब तक ना परिवारों का सांस्कृतिक स्तर सुधर सकता है और ना समाज का उत्कर्ष ही हो सकता है। यह बात कई अवसरों पर बताई और दोहराई जाती है, पर नारी की योग्यता विकसित करने की आवश्यकता उस गंभीरता से अनुभव नहीं की जाती जिस गंभीरता से अनुभव की जानी चाहिए। अक्सर नारी उत्कर्ष की वकालत करने वाले लोग यह कहकर अपने को उत्तरदायित्व से मुक्त मान लेते हैं कि नारियां अपना उत्कर्ष स्वयं करें। सैद्धांतिक रूप से यह बात ठीक है कि व्यक्ति को अपना उत्थान करने के लिए स्वयं सचेष्ट होना चाहिए, पर जब हम नारी उत्कर्ष के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो कुछ और भी बातें विचारों को प्रभावित करती हैं। नारी की दुर्दशा और पतित अवस्था जिस प्रकार स्वयं उसके लिए प्रगति अवरोधक है, पुरुष की प्रगति में भी कम अवरोधक नहीं है। यह तो सभी जानते हैं कि स्त्री पुरुष का अन्योन्याश्रित संग है। दोनों की प्रगति और उन्नति एक दूसरे के सहयोग से ही संभव है। इस इकाई का एक घटक यदि अयोग्य या अविकसित रहा तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से दूसरे घटक पर भी पड़ता है। जैसे परिवार में सुसंस्कृत वातावरण की आवश्यकता, यह वातावरण पढ़ी लिखी और सुशिक्षित पत्नी आसानी से निर्मित कर सकती है। यदि पति पत्नी अनपढ़ और अशिक्षित हों तथा पति इस तरह के वातावरण में रहता हो परंतु वहां के वातावरण को परिष्कृत सुसंस्कृत रखने की आवश्यकता अनुभव की जाए तो इसके लिए भी पति को ही सारा उत्तरदायित्व अनुभव करना तथा निभाना पड़ेगा। महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो भी स्त्री का स्थान और दायित्व पुरुष की तुलना में महत्वपूर्ण है। साधन जुटाने भर का एक छोटा सा काम पुरुष के जिम्मे है, अन्यथा निर्माण और व्यवस्था तो स्त्री के दायित्व वर्ग में ही आते हैं। सृष्टि निर्माण में भी पुरुष की अपेक्षा उसी का योगदान अधिक है। संतान को जन्म देने से लेकर उसका पालन पोषण करने और घर गृहस्थी चलाने का सारा उत्तरदायित्व नारी पर है। पुरुष तो अपने आप में एक उच्छृंखल इकाई मात्र है। अविवाहित और विधुर व्यक्तियों के घरों का स्तर तथा वातावरण देखकर इस तथ्य का अनुभव भलीभांति किया जा सकता है। एकाकी पुरुष का स्त्री रहित परिवार व्यवस्था और सुंदरता सुघड़ता की दृष्टि से बिखरा तथा अस्त व्यस्त ही पाया जाएगा। उसके सुव्यवस्थित बनने की शुरुआत तभी होती है जबकि परिवार में पत्नी का गृहिणी का पदार्पण होता है। परिवार संस्था में स्त्री का इतना महत्वपूर्ण स्थान, इतनी महिमामय भूमिका होती है हुए भी उसे दासी नौकरानी से अधिक स्थान न दिया जाए।
यह शोचनीय है। यूं यथार्थ की दृष्टि से पुरुष परिवार का प्रधान कहने भर के लिए है। उसका मूल आधार जीवन चेतना अस्तित्व धात्री शक्ति तो स्त्री ही है। संसदीय लोकतंत्र में जो स्थान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का होता है, वही स्थान परिवार व्यवस्था में पति और पत्नी का रहता है। शासन व्यवस्था का सूत्रधार जिस प्रकार प्रधानमंत्री हैं, अधिकांश निर्णय वही लेता है, कार्यक्रमों को वही निर्धारित करता है और उन्हें क्रियान्वित करने के उपाय भी वही खोजता है। राष्ट्रपति तो उन्हें स्वीकृति और सहमति भर देता है। इसी प्रकार गृह व्यवस्था की जिम्मेदारी तथा परिवार के सदस्यों की आवश्यकता का ध्यान रखने की जिम्मेदारी पत्नी पर है। पुरुष कमाता भर है, किस काम में कितना खर्च होना है, इस बात का नियोजन और निर्धारण पत्नी ही करती है। कमाना जितना आसान है, उसे समझदारी के साथ खर्च करना उतना ही कठिन है। इस प्रकार व्यावहारिक सूझबूझ की अपेक्षा भी स्त्री से ही अधिक रहती है। इसी कारण उन समाजों में जिन्होंने आधुनिक काल में उल्लेखनीय प्रगति की है, नारी को समुचित महत्व, स्थान और सम्मान दिया गया है। उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उन्नति की समुचित व्यवस्था रखी गई है। उनकी प्रगति का यही रहस्य है, क्योंकि योग्य, विकसित और सूझबूझ संपन्न गृहिणी के घर में रहने पर पुरुष पारिवारिक चिंताओं से एक तरह से मुक्त रहकर अपनी बुद्धि तथा क्षमता का भरपूर उपयोग उत्कर्ष के लिए कर सके हैं और स्त्रियां भी समाज की उन्नति में अपना हाथ बटा सकी हैं। इसके विपरीत जिस समाज ने जब भी नारी के महत्व को घटाकर देखा तथा उसे उसकी गरिमामय स्थिति से गिराया, उस समाज का पतन की ओर लुढ़कना आरंभ हो गया। उदाहरण देखना है तो हमारे देश से अधिक अच्छा शायद ही कोई उदाहरण हो जो हमें प्रभावित कर सके। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद ने एक अवसर पर कहा था, दो बड़े सामाजिक अनर्थ भारत की प्रगति में रोड़ा अटका रहे हैं। उनमें से एक है स्त्री जाति के पैरों में पराधीनता की बेड़ी डाल रखना। इस तरह के विचार व्यक्त करने पर स्वामी जी के एक शिष्य ने उनसे कहा था, स्त्री जाति साक्षात माया की मूर्ति है। मनुष्य के अधःपतन के लिए ही मानो उसकी सृष्टि हुई है। बौद्ध युग में जब स्त्रियों के लिए मठ खोले जाने लगे तो उनमें अनेक प्रकार से व्यभिचार फैले। संभव है इसीलिए शास्त्रों ने इंगित किया है कि उनके लिए ज्ञान मुक्ति का लाभ लेना कठिन है। स्वामी विवेकानंद ने बड़े जोर से फटकारते हुए उक्त शिष्य से कहा था, समझ में नहीं आता कि इस देश में स्त्री को इतनी नीची निगाह से क्यों देखा जाने लगा, जबकि यहाँ के दार्शनिक ग्रंथों में तो यह सिद्धांत बताया जाता है कि एक ही चित्त सत्ता सब भूतों में विद्यमान है। तुम लोग स्त्री की निंदा करते हो और इस देश निवासियों ने तरह तरह के नीति नियम बनाकर उसे एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला। जगदम्बा की साक्षात मूर्ति इन स्त्रियों को इस तरह गिराने के कारण ने ही इस देश का इतना अधःपतन कर डाला। किस शास्त्र में लिखा है कि स्त्रियां ज्ञान और मुक्ति की अधिकारिणी नहीं हो सकती? जिस अंध युग में ब्राह्मण पंडितों ने ब्राह्मणेतर जातियों को वेद पाठ का अनाधिकार घोषित किया, उसी काल में स्त्रियों के भी अधिकार छीन लिए गए। अन्यथा वैदिक युग में, उपनिषद युग में तुम देखो, मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रातः स्मरणीय स्त्रियां ब्रह्म विचार में ऋषि तुल्य हो गई थी। सहस्त्र वेदज्ञ ब्राह्मणों की सभा में गार्गी ने गर्व के साथ याज्ञवल्क का ब्रह्म ज्ञान के शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया था। इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों को जब उस समय अध्यात्म का अधिकार था, तब फिर आज भी स्त्रियों को वह अधिकार क्यों न रहेगा? स्वामी विवेकानंद के इन विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में जब चतुर्दिक उन्नति हुई,
तब नारियों को कभी गिरी हुई दृष्टि से नहीं देखा जाता था। मातृत्व इतना महिमामय है भी जिसकी छत्र छाया में पलकर लोग विभूतिवान बने और देश व समाज के लिए उल्लेखनीय सेवाएं कर सकें। प्राच्य संस्कृति में संतान का अच्छा या बुरा होना मां की मर्यादा के साथ जुड़ा हुआ था। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, शिवाजी, प्रताप, अशोक, विक्रमादित्य, सुभाष, गांधी और नेहरू सरीखे महान व्यक्तित्वों को जन्म देने और उनके निर्माण करने का श्रेय मां को ही रहा है। सामान्य लोगों में भी पिता की अपेक्षा मां का स्थान ही सर्वोपरि है। पिता के संरक्षण और प्यार का उतना प्रभाव संतान पर नहीं पड़ता जितना कि मां की ममता और लाड़ प्यार का पड़ता है। मां के आंचल की छाया जिस पुरुष को नहीं मिली, उसने जीवन में आगे चलकर कोई बड़ा कार्य किया हो, ऐसी विभूतियां अपवाद स्वरूप ही मिलती हैं। लेकिन व्यक्तित्व के गठन से लेकर समाज, सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में व्यक्ति तब भी सक्षम हुए हैं जबकि उनके पिता असमय ही छिन गए। कहने का यह अर्थ यह है कि पिता के अभाव की पूर्ति मां कर सकती है, पर मां के अभाव की पूर्ति पिता के द्वारा संभव नहीं। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पुरुष जाति का अस्तित्व नारी के कारण ही सुरक्षित है। यही नहीं, विभूतिवान व्यक्तित्वों का निर्माण तथा समाज की उल्लेखनीय सेवा करने वाले महामानवों का सृजन भी माताएं ही कर सकती हैं। उन्हें दासी और अनुचरी कहकर पुरुष स्वयं को चाहे जो समझ ले, पर इससे उसी को नहीं, सारे राष्ट्र को ही अपार हानि उठानी पड़ती है। राष्ट्र की जननी पुरुष की सहयोगिनी, सहचरी और अनुवर्तनी को पैर की जूती समझकर तथा पशुओं से भी बदतर रखकर उसका अपना क्या हित होगा। जिसका सहारा लेकर, जिसका सहयोग पाकर ऊंचा उठा जा सकता है, उस सहारे को कमजोर बनाकर क्या पाने की आशा की जा सकती है। यह तो उसी डाली को काटने जैसी मूर्खता है जिस पर बैठा जा रहा हो। स्त्रियों को विकसित करने के लिए उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का उपयोग राष्ट्र हित में करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए प्रभावशाली पग उठाए जाएं। इस दिशा में पहला कदम उनकी अशिक्षा दूर करने का, उन्हें अज्ञान अंधकार से दूर निकालने का हो सकता है। घर की चार दीवारी में कैद रहने से ही नारी असभ्य, असंस्कृत, अपंग और अयोग्य बन गई है। उसकी जड़ हो गई चेतना राष्ट्र और समाज के लिए उसकी सारी उपयोगिता को नष्ट करने का कारण बनी है। अज्ञान और दासता के प्रतिबंधों ने उसे कायर और भीरू बना दिया है। घर में रहते हुए भी वह कितनी दबी दबी है, मानो उस पर अभी ही जैसे कोई विपत्ति आने वाली है जिससे वह अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी। कोई विपत्ति ना होने पर भी वह इतनी भयभीत सी है, तो जब वास्तव में विपत्ति आ जाएगी तब उसकी क्या दशा होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। संभावित विपत्तियों की कल्पना मात्र से वह रोने चिल्लाने लगती है। उसमें ना उसका सामना करने का साहस होता है, ना कोई उपाय खोजने की बुद्धि। इन सब का कारण है पुरुष। पुरुष ही वह अपराधी है जिसने नारी को इस दशा में पहुंचाया है, और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उसे उत्साहपूर्वक आगे आना चाहिए। इसका ठीक यही समय है जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं। अगला शीर्षक है, क्या बड़प्पन के लिए पुरुष ही एकाधिकृत है? परिवार में घर गृहस्थी की आवश्यकताएं पूरी करने और निर्वाहोपयोगी उपार्जन करने का कार्य पुरुष को संभालना पड़ता है। इस कारण उसका व्यक्तित्व और कार्य क्षेत्र घर परिवार के साथ साथ बाहर भी बंट जाता है।
संभवतः यही एकमात्र कारण है कि पुरुष को परिवार में प्रमुख और मुखिया की प्रतिष्ठा मिली हो। लेकिन परिवार के संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि उसका प्रमुख अंग मुखिया ही नहीं है, एक गृहिणी भी है जो परिवार की आंतरिक व्यवस्था को संभालती है, घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं देखती भालती है। उसे भी समुचित प्रतिष्ठा और महत्व दिया जाना चाहिए ताकि गृहस्थ रूपी गाड़ी के दोनों पहिए एक धुरी पर समानांतर रूप से टिके और चलते रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पिछली शताब्दियों में भारतीय परिवारों का ढांचा कुछ इस प्रकार का बन गया है कि उसमें स्त्री को गौड़ और पुरुष को प्रधान माना जाने लगा है। स्त्री पुरुष की असमान प्रतिष्ठा के कारण गृहस्थी की गाड़ी किसी प्रकार चलती भले ही रहे, पर वह चलती कम घिसटती ही अधिक है। प्रसिद्ध अंग्रेज लेखिका मार्गरेट ब्लेयर जॉनसन का यह मत है। ऐसी परिस्थितियों में स्त्रियों को अपना दायित्व भली भांति निभाने में अक्षम होने लगने का कारण व्यक्त करता है। पुरुष का प्यार उसके जीवन का एक हिस्सा है, पर वह स्त्री का पूरा जीवन ही है। पुरुष का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी से बाहर ही अधिक रहता है, पर स्त्री के लिए जीवन और परिवार इस प्रकार एकाकार हो जाते हैं कि उसके लिए परिवार से पृथक कुछ रह नहीं जाता। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं से लेकर उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने और बच्चों को जन्म देने की, उनका पालन पोषण करने की समस्त जिम्मेदारियां स्त्री पर ही अधिक रहती हैं। भारतीय मनीषियों ने इस तथ्य को भली भांति जाना है, इसलिए स्त्री शब्द का पर्याय गृहिणी है, पर पुरुष के लिए वैसा कोई शब्द नहीं है। स्पष्ट है कि भारतीय महिलाओं का जीवन ही परिवार के निर्माण और विकास का महत्वपूर्ण दायित्व निभाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संवारा जाता था, जबकि पुरुष के लिए अन्य क्षेत्र सौंपे जाते थे। उस समय की स्थिति के अनुकूल भी था यह, पर परिवार में स्त्रियों के दायित्वों की गंभीरता आज भी उसी प्रकार बनी हुई है। यही कारण कहा जा सकता है कि जहां अन्य देशों में परिवार संस्था टूटने से लोगों का सामाजिक जीवन भी अस्त व्यस्त होता रहा है, वहीं भारतवर्ष में परिवार आज भी अपनी गौरव गरिमा के अनुरूप सुदृढ़ स्थिति में है। इस स्थिति का श्रेय स्त्रियों को, गृहिणियों को ही दिया जाना चाहिए, पर पुरुष के अहम ने वहां भी अपनी मान्यता का सिक्का स्त्री के अस्तित्व पर ही लगा दिया, जबकि वह परिवार की एक ही आवश्यकता पूरी करता है और परंपरागत रूप से स्त्रियों पर एक ही दायित्व नहीं डाला गया है। हालांकि आज के समय में तो कई पढ़ी लिखी महिलाएं और मजदूर स्त्रियां भी परिवार की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करने में सक्रिय सहयोग देती हैं, लेकिन फिर भी पुरुष प्रधान समाज में अपने अहम को ही प्रमुखता देकर पुरुष ने सारा सम्मान, सारी प्रतिष्ठा स्वयं ही हथिया ली और नारी के लिए छोड़ दिया दासी का, सेविका का स्थान, जिसके बदले में उसे कोई अधिकार देने के स्थान पर उसके मन में यह बात बिठा दी गई कि पुरुष के बिना उसका जीवन तिल भर भी आगे नहीं बढ़ सकता और उसे पुरुष के इस उपकार के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। बड़प्पन पर, प्रतिष्ठा पर अपना अधिकार जमाए रहने की बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय परिवारों में पुरुष ने स्वयं को अंतिम सत्ता और सर्वोत्तम मान्यता के आधार पर अब भी प्रतिष्ठित कर रखा है। बाल्यकाल से ही भेदभाव का ही नहीं, दुराव छलाव का यह कुचक्र चल पड़ता है। घर में एक पुत्र का जन्म होता है तो यह मानकर खुशियां मनाई और मिठाई बांटी जाने लगती है कि वंश का नाम चलाने वाला, कुल की शान बढ़ाने वाला एक दीपक जाग उठा है। और कन्या जन्म लेती है तो कई लोग छाती पीट लेते हैं कि जन्म भर के लिए एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है जिसके लिए मरने तक चिंता करनी पड़ेगी। उसकी योग्यता
पढ़ाने लिखाने और जीवन के लिए आवश्यक विषयों का ज्ञान प्राप्त कराने में नहीं, घरेलू कामकाजों में दक्ष बनाने के रूप में आंकी जाती है। कुछ अर्थों में इतना सब होता तो भी कोई खास बात नहीं थी। प्रश्न तो तब और ज्वलंत रूप से उठ खड़ा हो जाता है जब घरेलू कामकाजों का अर्थ केवल खाना बनाने, कपड़े साफ करने और बर्तन मांजने तक ही सीमित कर दिया जाता है। इस आधार पर भी कन्या और पुत्र के लिए सुविधाएं देने और मूल्यांकन करने में भेदभाव बरता जाता है कि लड़की तो पराया धन है, उसे पढ़ाने लिखाने की क्या आवश्यकता और उसे अच्छा खिलाने पिलाने पहनाने ओढ़ने का भी लाड क्यों किया जाए। आखिर उसे तो पराए घर ही जाना है। जबकि असली बात यह है कि ना तो कन्या अंतिम समय की साथी होती है और ना पुत्र ही। आज के समय में बदलते संदर्भों के युग में वृद्ध अभिभावक अपने पुत्रों द्वारा की गई उपेक्षा अवहेलना के रूप में इस तथ्य को भलीभांति देख परख रहा है। पराये धन और दूसरे घर की शोभा के रूप में भी उसकी प्रतिष्ठा बन जाती या स्थान सुरक्षित हो जाता तो भी कुछ संतोष किया जा सकता था। लड़कियां बहू बनकर ससुराल जाती हैं तो उस घर के पुरुष सदस्यों से लेकर महिलाएं तक अपनी आत्मीयता नहीं बरत पाती। वे समझती हैं कि रोटी कपड़े के बदले में एक सस्ती दासी मिल गई है जो जीवन भर उनकी या उनकी ना सही उनके पुत्रों की चाकरी करेगी। परिवार के अन्य लोग तो अस्वाभाविक रूप से बहू के आगमन को लेते ही हैं। स्वयं पति भी उसे स्वाभाविक रूप में कहाँ ग्रहण कर पाता है। वह समझता है कि उसे सेवा के लिए एक चाकर के साथ साथ अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए भी एक खिलौना मिल गया। बाहर से चाहे जो कुछ भी दिखाई देता हो, आंतरिक और मानसिक स्थिति कुछ और ही होती है। वर्चस्व यहाँ भी पुरुष ही बनाए रखते हैं। वर्तमान में जबकि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन तीव्रता के साथ आवश्यक अनुभव किया जा रहा है, तो सर्वप्रथम पुरुष को ही अपना कुंठित अहम से प्रेरित दुराग्रह पूर्ण रवैया बदलना होगा। पति विवाहित स्त्री का सर्वाधिक निकटतम और अंतरंग पुरुष साथी है, अतएव उनके संबंधों की सूक्ष्मताओं को भली भांति जान लेना चाहिए। उदाहरण के लिए कई पति ऐसे होंगे जो यह मानते हैं कि घर में अवकाश का समय व्यतीत करने की आवश्यकता क्या है और पत्नी को दुख है भी किस बात का। मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, सुविधाजनक मकान है, बच्चे हैं, इनके अलावा उसे और क्या चाहिए। इन सब के रहते हुए हम छुट्टी का समय कहीं मौज मस्ती में ना उड़ाकर बच्चों की चिल्लपों सुनते हैं रहें, इसकी क्या आवश्यकता है। इसका अर्थ है उपलब्ध सुविधा साधन पत्नी के लिए ही हैं और उसे उनमें ही संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि उसके लिए काफी हैं ये सब। तो पत्नी के लिए वह सब तो पर्याप्त है, पर चूंकि पति महोदय परिवार में विशिष्ट व्यक्ति हैं, इसलिए उनके संतोष और आनंद का केंद्र आवश्यकताएं तथा रुचियां भी परिवार के सामान्य सदस्यों और पत्नी से भिन्न होना चाहिए। पुरुष की स्वमान्य विशिष्ट प्रतिष्ठा को सिद्ध करने के लिए उपरोक्त कथन पर्याप्त है, जिसका आशय है पति की रुचि पत्नी से भिन्न होनी ही चाहिए तथा उसे पत्नी की भावनात्मक अपेक्षाओं को समझने की भी आवश्यकता नहीं है। दंपत्ति के दो शरीर एक प्राण से उपमा दी जाती है, लेकिन अधिकांश दंपतियों के पारस्परिक संबंधों में यह उपमा फलितार्थ नहीं होती। विवाह के कुछ दिनों बाद तक पति पत्नी की हर इच्छा को पूरी करने में उत्साह दर्शाता है, उसे सब प्रकार से सुखी रखना चाहता है, लेकिन एक दो बच्चे होने पर वह सारा उत्साह और सारे प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। इसका कारण संबंधों में कोई नई बात का पैदा हो जाना नहीं है। वस्तुतः तो नववधु के प्रति सारा ध्यान वासनात्मक आकर्षण और कामिक्षा तृप्ति का उत्कोच ही है, जो आगे चलकर मंद पड़ जाने पर उदासीनता
धारण कर लेता है। अन्यथा नववधु से प्रेम और जन्म जन्मांतरों तक के संबंध रखने की कस्में खाने वाले पति अपनी पत्नी को शैक्षणिक दृष्टि से योग्य बनाने का कितना प्रयत्न करता है, उसकी क्षमताओं के विकास में कितनी रुचि लेता है। नव दंपतियों के आकर्षण और प्रारंभिक संबंधों की यह स्थिति है, पर पुरुष मूल रूप में यहाँ भी अपने अहम को ही महत्व देता है। नववधु के स्वास्थ्य, शक्ति और क्षमता के प्रति निश्चिंत रहकर अपनी तुष्टि को ही प्रधानता दी जाती है और घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें भी सदा की परंपरा के अनुसार लंपट और दुराचारी पति को भी देवता मानने की प्रेरणा दिया करती हैं। बाजार में या दोस्तों के साथ पति कितने ही गुलछर्रे उड़ा ले, पर पत्नी को भोजन तभी करना चाहिए जब पति थाली से उठ जाए, भले ही वह दोपहर को 12 बजे खाना खाए या अपराह्न 3 बजे। अपने पहने हुए कपड़े धोने की इल्लत भी पुरुष ने पत्नी के गले मढ़ दी। बटन टाकने, मोजे ठीक करने, कपड़ों पर इस्त्री करने और जूतों को साफ रखने की जिम्मेदारी के साथ पति दतौन के समय पानी का लोटा लाने का काम भी पत्नी पर छोड़ दिया करता है। स्त्री के जीवन में पति के घर पर ही क्या सुख और क्या संतोष। पति के घर का पराया धन बनकर जी तो पति के घर पराई बेटी बनकर रहने की विवशता। हर क्षेत्र में पुरुष ने उसका शोषण करने तथा अपने अहम को तुष्ट करने की धृष्टता की है। स्थिति के अनुरूप में स्त्री यदि परिवार में दूसरे दर्जे का सदस्य बनकर रहती है तो अधिकार के क्षेत्र में भी उसकी यही बात है। परिवार में पुरुष सदस्य अपने या अन्य सदस्यों के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, परंतु वह अधिकार स्त्री को नहीं है। चाहे जब उसकी आवाज को दबाया जा सकता है, उसकी आकांक्षा को कुचला जा सकता है, उसकी आवश्यकताओं की उपेक्षा की जा सकती है। पुरुष समाज की एक स्वतंत्र इकाई हो सकती है, तो स्त्री के संबंध में यही बात स्वीकार करने के लिए क्या अड़चन होनी चाहिए। उसे जिम्मेदार तो ठहराया जाता है, पर अधिकार संपन्न नहीं माना जाता। विवाह के बाद स्वनिर्भर पुत्र अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाते हैं तो भी अपने बेटे को दूध का धुला और बहू को सारे अनर्थों की खान निसंकोच घोषित कर दिया जाता है, जबकि बहू बेचारी अपने मन का खाना बनाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। उसके लिए भी पति से पूछना पड़ेगा और अलग होने का निर्णय अकेले बहू का ही तो नहीं होता, पुत्र भी समान रूप से सहमत हो तभी यह बात बनती है। अक्सर तो बहू विघटन के मामलों में तटस्थ ही रहती है। उन्मुक्त विषय में जो अड़चन अनुभव करते, उन्मुक्त जीवन में पुत्र ही अड़चन अनुभव करते हैं, तभी अलग होने की बात सोचते हैं और सारा दोष बहू के मत्थे आ जाता है। पत्नी को इतना भी तो अधिकार नहीं है कि वह मां बनने के लिए पहले से सहमत हो सके। प्रायः ही अधिक संतानें पत्नियों के प्रति किए गए अत्याचार से जन्म लेती हैं, जबकि प्रसव वेदना सहने से लेकर उसे पालने पोसने तक का काम उसी के सिर पर आता है। परिवार से संबंधित प्रत्येक विषय में पत्नी को, स्त्री को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, जबकि महत्वपूर्ण भूमिका उसी की होती है। उसे सारे काम भले ही अनमने मन से करने पड़ते हों। यही कारण है कि परिवारों की शांति नष्ट होने और सुव्यवस्था बिगड़ने का। पुरुषों को इस संबंध में समझदारी से काम लेना चाहिए तथा पत्नी का भी अपने समान स्तर का उत्तरदायित्व सदस्य अपमान कर उसे समुचित प्रतिष्ठा देनी चाहिए। उसकी योग्यता का लाभ परिवार के बसाने में ही नहीं, उसका निर्माण करने में भी उठाना चाहिए, क्योंकि समाज का विकास स्त्री पुरुषों की शोषित और शोषक संबंधों पर नहीं, मित्र और साथी के संबंधों पर ही निर्भर है।